सूरज ढलने को था जब अंशुल कालेश्वर गांव पहुंचा। चारों तरफ गहरी चुप्पी और सन्नाटा था। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसे ऐसा लगा जैसे समय यहां रुक सा गया हो। रास्ते में कुछ घर दिखे जिनकी दीवारें मिट्टी की थीं और छतें सूखी घास से ढकी हुई थी। अंशुल ने देखा कि गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। महिलाएं अपने दरवाजे पर खड़ी थी, पर उनकी आंखों में डर और संदेह साफ झलक रहा था। बच्चे खेलते हुए अचानक रुक गए और चुपचाप उसे देखने लगे। क्या ये वही गांव है जिसका नाम मैंने सुना था? उसने खुद से बुदबुदाया। गांव के केंद्र में पहुंचते ही उसे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। इसके नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी जहां कुछ बूढ़े आदमी बैठे थे। उसने चाय के लिए रुकने का फैसला किया। भाई साहब, चाय मिलेगी? उसने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने उसकी ओर बिना देखे जवाब दिया, यहां पर रुकने का इरादा मत करना। अंशुल ने महसूस किया कि यह चेतावनी सीधी और ठंडी थी। उसने सवाल करने की कोशिश की। मैं पत्रकार हूं। मैंने सुना है कि यहां एक खून का तालाब है। क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? यह सुनकर आसपास बैठे बूढ़े आदमी एक पल को चुप हो गए। फिर उन्होंने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे के भाव जैसे अचानक कठोर हो गए थे। उस तालाब के बारे में बात मत करो, एक बूढ़े ने कड़क आवाज में कहा। अंशुल चौंका। उसने सोचा कि शायद डर की वजह से लोग बात करने से बच रहे थे, लेकिन वह जानता था कि इसे छोड़ना उसके लिए संभव नहीं था। चाय की दुकान से निकलने के बाद अंशुल ने गांव के मुखिया विक्रम से मिलने का फैसला किया। गांव के बीचों बीच एक बड़ा घर था जहां मुखिया रहता था। लकड़ी की बनी हुई मजबूत दीवारें और ऊंची खिड़कियां इस बात का संकेत देती थी कि यह घर अन्य घरों से अलग है। विक्रम एक प्रभावशाली आदमी था। उसके माथे पर बड़ी सी लाल पगड़ी बंधी थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। मैं अंशुल हूं, एक पत्रकार। मैंने खून के तालाब के बारे में सुना और सच्चाई जानने के लिए यहां आया हूं। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। उसने कुछ सोचा और फिर कहा, यहां उस तालाब के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। यह गांव के लिए श्राप है। तुम्हारे जैसे कई लोग आए और वापस नहीं लौटे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यहां से लौट जाओ। अंशुल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्या है उस तालाब में जिससे सब इतना डरते हैं? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुम्हारा यहां रुकना खतरनाक है। अगर तुम समझदार हो तो सुबह होते ही चले जाना। उस रात अंशुल ने गांव के एक छोटे से कमरे में रुकने का फैसला किया। यह कमरा एक स्थानीय परिवार ने उसे दिया था। कमरे की दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर था और छत लकड़ी की थी। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अंशुल ने सोचा, लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? यह सिर्फ एक तालाब है या इसके पीछे कुछ और बड़ा रहस्य है? रात को उसने खिड़की से झांका। उसने देखा कि गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, जैसे किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। दूर तालाब की दिशा में घना अंधेरा था। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी छड़ी के सहारे तालाब की तरफ जा रहा था। वो आदमी किसी अजीब से मंत्र का जाप कर रहा था। अंशुल ने सोचा कि उसे इसका पीछा करना चाहिए, लेकिन उसे खुद पर खतरे का अंदेशा भी हुआ। उसने फैसला किया कि वो सुबह इस घटना की तह तक जाएगा। अगली सुबह अंशुल ने गांव में और अधिक जानकारी जुटाने का फैसला किया। वो उन लोगों से मिलना चाहता था जो तालाब के इतिहास के बारे में जानते हों। जब वो गांव की पगडंडियों पर चल रहा था, तब उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। वो औरत झुकी हुई कमर के साथ एक पुराने लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर चल रही थी। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर आंखें और कांपते हाथ उसके जीवन के कठिन अनुभवों को बयां कर रहे थे।
क्या आप सोमा हैं? अंशुल ने नरम आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ठिठकी और उसकी तरफ घूरते हुए बोली, तुम कौन हो और मेरा नाम किसने बताया? मैं अंशुल हूं, एक पत्रकार। मुझे यहाँ के खून के तालाब के बारे में जानने की इच्छा है। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकती हैं? सोमा ने पहले तो उसकी बात को अनसुना किया, लेकिन जब अंशुल ने जिद की तो वो एक पुराने खंडहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहती हूं। अंशुल सोमा के साथ उस खंडहर की ओर चल पड़ा। यह खंडहर गांव के बाहर स्थित था और वहां तक पहुंचने का रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा था। रास्ते भर सोमा चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जब वे खंडहर पहुंचे तो सोमा ने कहा, यह वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। यह जमींदार का पुराना घर है। यहीं से रूपा की कहानी का अंत हुआ था। रूपा कौन थी? अंशुल ने उत्सुकता से पूछा। सोमा ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, 50 साल पहले यह गांव जमींदार के अधीन था। उसका नाम प्रताप सिंह था। वो एक निर्दयी इंसान था जो अपनी ताकत और पैसे का गलत इस्तेमाल करता था। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वो उनकी छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी सजा देता था। रूपा इस जमींदार की बहू थी। वो सुंदर, निडर और न्यायप्रिय थी। जब जमींदार का बेटा एक दुर्घटना में मारा गया तो रूपा ने अपने ससुराल के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उसने गांव के गरीब किसानों का पक्ष लिया और जमींदार के अत्याचारों को चुनौती दी। जमींदार ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने गांव के किसानों के लिए तालाब के पानी का हक मांगा तो जमींदार बौखला गया। वो तालाब को अपनी निजी संपत्ति मानता था। सोमा की आवाज में दर्द भर आया। उसने कहा, एक रात जमींदार ने अपनी बहू को बेवजह दोषी ठहराया। उसने कहा कि वो गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। उस रात जमींदार ने अपने आदमियों को बुलाया और रूपा को तालाब के पास ले गया। उसने रूपा को तालाब में डुबोकर मार डाला। अंशुल ये सुनकर सन्न रह गया। उसने पूछा, क्या किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? सोमा की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने कहा, कोई कुछ नहीं कर सका। रूपा की चीखें रात के सन्नाटे में गूंज रही थी और तभी से यह तालाब श्रापित हो गया। रूपा की आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। वो आज भी न्याय की तलाश में है। सोमा ने आगे बताया, तालाब में हर पूर्णिमा की रात उसका क्रोध चरम पर होता है। उसके बाद से गांव के लोग तालाब के पास जाने से डरते हैं। जो भी वहां गया वो या तो मारा गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। लेकिन क्या किसी ने कभी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की? अंशुल ने पूछा। सोमा ने हंसते हुए कहा, बहुतों ने कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। यहां तक कि जमींदार का परिवार भी अब खत्म हो चुका है। केवल उसका पोता विक्रम बचा है जो मुखिया बनकर बैठा है। अंशुल ने महसूस किया कि इस कहानी के हर पहलू में रहस्य और भय था। सोमा ने अंशुल से कहा, अगर तुम सच में इस रहस्य को सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें तालाब तक जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना यह आसान नहीं होगा। रूपा की आत्मा से सामना करना तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन अनुभव हो सकता है। अंशुल ने दृढ़ता से कहा, मैं ये करूंगा। ये कहानी दुनिया को पता चलनी चाहिए। रूपा को न्याय मिलना चाहिए। अंशुल ने तय कर लिया कि वो रात के समय तालाब का निरीक्षण करेगा। दिन ढलने के साथ ही गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। अंशुल ने अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक को साथ लिया और तालाब की ओर चल पड़ा। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में बादल थे और दूर कहीं उल्लू की आवाज वातावरण को और डरावना बना रही थी। जब वो तालाब के पास पहुंचा तो ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। तालाब का पानी शांत था, लेकिन उसमें से कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। तालाब के किनारे खड़े होकर उसने चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ असामान्य है।
अंशुल ने अपने कैमरे से तालाब की तस्वीरें खींचनी शुरू की। जैसे ही उसने तस्वीरें ली, अचानक तालाब का पानी हिलने लगा। पहले तो उसे लगा कि यह हवा की वजह से है, लेकिन कुछ ही पलों में पानी का रंग धीरे धीरे लाल होने लगा। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने टॉर्च जलाकर पानी के करीब जाने की कोशिश की। जैसे ही वो झुका, उसे लगा कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। उसने ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे पानी में कोई आकृति तैर रही हो। वो तुरंत पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। तालाब के पास खड़े हुए अंशुल ने अचानक किसी के रोने की आवाज सुनी। ये आवाज एक महिला की थी, जो दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। कौन है यहां? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। आवाज और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो महिला अंशुल को मदद के लिए पुकार रही हो। मुझे बचाओ, मुझे इंसाफ चाहिए। अंशुल ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अंशुल ने हिम्मत जुटाई और तालाब के और करीब गया। तभी उसने देखा कि पानी के ऊपर एक छाया उभर रही है। यह छाया किसी महिला की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। अंशुल पीछे हटने लगा, लेकिन वो छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? छाया ने ठंडी और डरावनी आवाज में पूछा। अंशुल ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानने और तुम्हें न्याय दिलाने के लिए यहां आया हूं। यह सुनकर छाया कुछ पल के लिए रुकी, लेकिन फिर वो हवा में गायब हो गई। जैसे ही छाया गायब हुई, तालाब के पास के पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। अंशुल ने देखा कि तालाब के किनारे पर एक घोड़ा खड़ा था और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि जमींदार प्रताप सिंह की आत्मा थी। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। ये जगह मेरी है, कोई यहां सच्चाई नहीं जान सकता। अंशुल ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हारी सच्चाई को दुनिया जानकर रहेगी। रूपा को इंसाफ मिलेगा। जमींदार की आत्मा जोर से हंसी और गायब हो गई। रात के इन भयावह अनुभवों के बाद अंशुल तेजी से गांव की ओर लौट गया। उसके दिमाग में कई सवाल थे। सुबह होते ही अंशुल ने सोमा से बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि जो रहस्य उसने रात में अनुभव किया, उसकी जड़ें विक्रम और उसके परिवार के अतीत में छिपी है। सोमा गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जिसने विक्रम के परिवार और जमींदार प्रताप सिंह का दौर देखा था। सोमा ने अंशुल से कहना शुरू किया, विक्रम प्रताप सिंह का पोता है। जब रूपा की हत्या हुई, तब विक्रम केवल 5 साल का था। वो अपने पिता के साथ शहर में रहता था। उसे इस गांव के रहस्यों और अपने दादा के अत्याचारों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन जब प्रताप सिंह की मौत हुई, तो वो इस गांव का मुखिया बन गया। अंशुल ने पूछा, क्या विक्रम को अपने दादा के पापों का कोई पछतावा है? सोमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विक्रम जानता है कि उसके परिवार की गलतियों की वजह से ये गांव श्रापित है, लेकिन वो इन बातों से बचता है। उसने कभी भी तालाब की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। वो मानता है कि अगर लोग इस रहस्य को भूल जाएं, तो शायद ये सब खत्म हो जाएगा। सोमा ने आगे बताया, प्रताप सिंह का नाम सुनते ही गांव के लोगों का खून खौल उठता है। वो केवल एक जमींदार नहीं, बल्कि एक क्रूर तानाशाह था। उसने अपनी जमीन को लेकर इतने अत्याचार किए कि लोग उसका नाम तक नहीं लेना चाहते। उसने गांव के किसानों को उनकी जमीन से बेदखल किया, महिलाओं पर अत्याचार किए, और जब रूपा ने उसकी सत्ता को चुनौती दी, तो उसने अपनी ही बहू को मारकर तालाब में फेंक दिया। अंशुल ने कहा, लेकिन प्रताप सिंह का क्या हुआ? उसकी मौत कैसे हुई? सोमा की आंखों में डर और गुस्सा झलकने लगा। उसने कहा, प्रताप सिंह की मौत उसकी करनी का फल थी। कहते हैं, रूपा की आत्मा ने ही उसे मारा। एक रात वो तालाब के पास गया और सुबह उसकी लाश पानी में तैरती हुई मिली।
उसके चेहरे पर ऐसा भय था जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। अंशुल ने महसूस किया कि विक्रम इस सब से डरता है। उसने सोचा कि विक्रम से बात करना जरूरी है। विक्रम से मिलने पर उसने सीधे सवाल किया, तुम्हारा परिवार इस गांव के दुखों की वजह है, तुमने कभी इसे सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? विक्रम ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं अपने दादा की गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैंने लोगों की भलाई के लिए काम किया है। तालाब की सच्चाई को जानने की कोशिश करने वालों ने केवल अपनी जान गंवाई है। अंशुल ने कहा, क्या तुमने कभी रूपा की आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की? यह सुनकर विक्रम चुप हो गया। उसकी आंखों में डर और शर्म का मिश्रण था। उसने कहा, मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उस रात तालाब के पास जो हुआ उसने मुझे बुरी तरह डरा दिया। रूपा की आत्मा ने मुझे चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं होगा इस गांव का श्राप खत्म नहीं होगा। विक्रम ने अंशुल को बताया कि तालाब के पास एक पुरानी किताब दफन है जो इस श्राप का रहस्य सुलझा सकती है। वो किताब मेरे दादा के पापों का पूरा हिसाब है। अगर तुम उसे खोजने में सफल हो गए तो शायद रूपा को न्याय मिल सके। लेकिन याद रखना, वो तालाब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित श्राप है। अंशुल ने पूछा, ये किताब कहाँ दफन है? विक्रम ने कहा, तालाब के उत्तर दिशा में एक पुराना पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ये किताब दबाई गई है। लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तरह चारों ओर फैलने लगी। अंशुल और सोमा ने घबराहट के साथ पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं जा पा रहे थे। फिर अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई और एक पुरानी किताब तैरते हुए पानी की सतह पर आई। ये वही किताब थी जिसके बारे में विक्रम ने बताया था। अंशुल ने उस किताब को जल्दी से पकड़ लिया और जैसे ही उसने किताब के पन्ने खोले, वो उस सच्चाई से रूबरू हुआ जो उसे चौंका देने वाली थी। किताब में लिखा था, प्रताप सिंह ने रूपा की हत्या की क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती दे रही थी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जब तक उसके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक ये तालाब और इस पर बसा गांव श्रापित रहेगा। अंशुल ने किताब को सोमा के पास लाकर उसे दिखाया। सोमा ने पढ़ा और कहा, यह किताब हमें रूपा को शांति दिलाने का तरीका बताएगी, लेकिन ध्यान रखना, यह सब आसान नहीं होगा। जब अंशुल ने किताब को तालाब के पानी में डुबोने की कोशिश की, तभी रूपा की आत्मा ने अंतिम बार चीखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन जैसे ही किताब पानी में गिरी, एक जबरदस्त बल से तालाब के पानी ने ध्वस्त होना शुरू किया। पानी की लहरों में कोई विस्फोट सा हुआ और रूपा की आत्मा एक हल्की धुंध में बदल गई। उसकी आंखों में अब गुस्से की बजाय शांति थी। आत्मा ने अंशुल और सोमा की ओर देखा और कहा, अब मैं शांति पा सकी हूं, धन्यवाद। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई और तालाब का पानी सामान्य हो गया।